हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएनसर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाते हैं। वहां टोटल आपको 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनमें से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1 पे पूछे जाएंगे और 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 पे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सिर्फ आपको आंसर लिखना है ऑप्शन के साथ। यहां आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन का जो भी पार्ट है ये आपका आंसर पेपर का लास्ट वाला पेज, जिसे हम एज अ रफ वर्क यूज करते हैं, वहां पे हम पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन में जो आंसर दिया है उस आंसर को लिखना है। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन 1 हमें दिया है, अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स। डाई 100 टाइम यहां पे थ्रो की जा रही है। ओके, if getting an even number is considered a success, then standard deviation of the number of successes is, मतलब यहां पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। देखिए, हमें पता है अगर हम क्यूबिक डाई थ्रो करते हैं, ओके, अ डाई इज थ्रोन, सपोज अ डाई इज थ्रोन, सपोज अगर एक बार हम डाई थ्रो करते हैं तो हमें पता है सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6। These are the elements in the sample space. Yes, अगर डाई हम थ्रो करते हैं, सिंगल डाई अगर थ्रो करते हैं, अब इसमें इवन नंबर कितने हैं, क्योंकि हमारा सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। अब इसमें इवन नंबर कितने हैं, देखिए इवन नंबर कौन कौन से है, 2 है, 4 है, 6 है, 3 इवन नंबर है इसमें। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा P इक्वल्स टू 3 इवन नंबर से और टोटल नंबर 6 है। ठीक है ना, ये टोटल नंबर 6 है और इवन नंबर्स इसमें 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहां पे बनेगा 1/2। चाहे तो आप P इक्वल्स टू 0.5 भी ले सकते हो। 3/6 मतलब 1/2, मतलब P इक्वल्स टू 0.5। अगर P 0.5 है तो Q हमें पता है ये रहता है 1 - P। इसका मतलब Q इक्वल्स टू 1 - 0.5, मतलब Q इक्वल्स टू रहेगा 0.5। ओके, और डाई कितने बार थ्रो की जा रही है, 100 टाइम्स, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू रहेगा 100। देखिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। अब हमारे पास P का वैल्यू है 0.5, Q का वैल्यू है 0.5, N का वैल्यू है 100। हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, देखिए उसके लिए हम वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज NPQ, या फिर डायरेक्टली आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया तो भी चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ठीक है ना, देखिए हम इसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, ऐसा भी हम यहां पे ले सकते हैं। नाउ देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू है NPQ। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। n का वैल्यू 100 है, ध्यान दीजिए, इनटू P का वैल्यू हमारे पास 0.5 है और Q फिर से 0.5 है। ठीक है, 0.5 मतलब 1/2, ऐसा भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इट विल बी 0.25। और अगर 0.25 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू हमें सिंपली कितना मिलेगा, 5। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का आंसर कितना रहेगा, B। अब ये आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर देना है, क्वेश्चन नंबर कितना है 1, फिर आपको चूज करना है ऑप्शन B, और ऑप्शन B के साथ आंसर कितना है 5। इतना ही आंसर आपको आंसर पेपर में लिखना है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मार्क्स नहीं रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अभी का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। आपको टोटल 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। इसका मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, जहां टोटल आपको 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है।
तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स के लिए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ऐसे 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1 पे, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 पे। इसका मतलब 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 16 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। अगर इसमें से, इस चैप्टर में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 respectively, then probability of 2 successes, मतलब probability of x equals to 2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। probability of 2 successes फाइंड करना है, मतलब probability of x equals to 2 हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें PMF कंसिडर करना है। PMF के लिए हमें स्मॉल n, स्मॉल p और स्मॉल q, इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है देखिए। मीन हमारे पास है, मीन मतलब e of x, e of x हमारे पास कितना है देखिए। मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब मीन का वैल्यू 4 है, ओके, e of x का वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का। फिर वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है। बट हमें पता है देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो रहता है ये लेते हैं हम np, और वेरिएंस ऑफ x हमारे पास रहता है npq, इसका फॉर्मूला। अगर सपोज हम वेरिएंस ऑफ x अपॉन e ऑफ x कंसिडर करते हैं, देखिए वेरिएंस ऑफ x अपॉन e ऑफ x मतलब इट विल बी 2/4, ठीक है ना। वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू 2 है और e ऑफ x का वैल्यू 4 है। अब वेरिएंस ऑफ x जस्ट आपने फॉर्मूला लिखा है npq, e ऑफ x का वैल्यू कितना है np, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2/4 मतलब 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए np कैंसिल होगा, इसका मतलब q इक्वल्स टू है 1/2। अगर q इक्वल्स टू 1/2 है तो p इक्वल्स टू 1 माइनस q मतलब 1 माइनस 1/2, इसका मतलब p इक्वल्स टू रहेगा 1/2, ठीक है। अब देखिए p का वैल्यू 1/2 है, साथ में हमें q का वैल्यू भी 1/2 मिला है। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर से कंसिडर करते हैं, e ऑफ x इक्वल्स टू np, e ऑफ x का वैल्यू 4 है, ओके। नाउ n इंटू p का वैल्यू हमारे पास है 1/2, जस्ट हमने फाइंड किया है। इस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8 इक्वल्स टू n, इसका मतलब n इक्वल्स टू है 8, ठीक है। अब हम लिखते हैं PMF। नाउ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज, ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, वेयर x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 अप टू n। ये हमें PMF पता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। n का वैल्यू तो हमारे पास है 8 और x कितना है 2, 8c2 हमें फाइंड करना है, तो x का वैल्यू 2, p का वैल्यू हमारे पास है 1/2, 1/2 रेज टू 2, ओके, अगेन 1/2 रेज टू। अब देखिए क्या बनेगा, n माइनस x, n का वैल्यू 8 है और x का वैल्यू 2 है, 8 माइनस 2 इट विल बी 6, ठीक है। वहां पे आपको नहीं दिखेगा तो मैं फिर से नीचे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, इट इज नथिंग बट 8c2 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर और 1/2 ब्रैकेट रेज टू 6, ठीक है। अब 8c2 फाइंड करने के लिए NCR का फॉर्मूला यूज करना है, हमें पता है NCR इज n फैक्टोरियल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला हमने यूज किया है। 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 ब्रैकेट रेज टू 6 मतलब 1/2 रेज टू 6 बनेगा, 1 रेज टू 6 इज 1, 2 रेज टू 6, ठीक है, इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल को अगर 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करते हैं तो ये मिलेगा हमें 8 इंटू 7/2 इंटू 1/2 स्क्वायर, इट विल बी 4, ओके। 1/2 रेज टू 6, 1/2 रेज टू 6 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 32, चलेगा। 2 रेज टू 6 इज 64, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 64 को 2 इंटू 32 इस प्रकार से लिखा है। अब देखिए ये, या फिर आप यहाँ पे इसे 64 लेते हो तो भी चलेगा, 2 रेज टू 6, ठीक है। ये 2 इंटू 4, देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 इंटू 4 इट विल बी 8, ठीक है। ये 8 अगर 8 के साथ हम कैंसिल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 2 इंटू 4 8, इस 8 को इस 8 के साथ कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर मिलेगा 7/64, ठीक है ना, 7/64। अब इस प्रकार का आंसर हमारे पास है क्या,
128/256 है, 219/256 है, 37/256 है और 28/256 है। देखिए 7/64 इसका मतलब 28/256। ओके, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 मिलेगा, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 256 मिलेगा। 7/64 मतलब 28/256, 28/256 का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है 7/64। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें ऑप्शन डी लिखना है। ऑप्शन डी इज 28/256। देखिए फ्रेंड्स, आपको आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है, ये इतना ही आपको आंसर लिखना है। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। इसका आंसर किस प्रकार से हमें मिला है, इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कुछ भी मार्क्स नहीं है। आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स सिर्फ इतने आंसर के लिए। ये पूरा क्वेश्चन भी आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है। आपको आंसर पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन देना है, ऑप्शन के साथ आपको आंसर लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n equals to 5, if p of x equals to 4 equals to p of x equals to 3, देन यहां पे हमें स्मॉल p का वैल्यू फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन हमें दिया है। साथ में यहां पे हमें n का वैल्यू भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां पे हमें n का वैल्यू दिया है 5। नाउ लुक हियर, चलिए हम n इक्वल्स टू 5 कंसीडर करते हैं। अब देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीएमएफ रहता है, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज, ये हम कंसिडर करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, जिसे हम जनरल फॉर्मूला कहेंगे। इट इज NC(x), फिर p रेज टू x और q रेज टू n माइनस x, वेर x स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n। अब यहाँ पे सपोज अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 दिया है, तो चलिए पहले 4 फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 क्या रहेगा, n हमारे पास 5 है, तो ये 5, x का वैल्यू हमें 4 लेना है, तो 5c4, 5c4, फिर p रेज टू यहाँ पे हमें मिलेगा 4, क्योंकि x का वैल्यू हमने क्या लिया है 4, p रेज टू x का वैल्यू 4 है। अब ये q रेज टू हमें मिलेगा 5 माइनस 4, वाई बिकॉज n का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 4 है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, देखिए ध्यान दीजिए 5c4 का वैल्यू यहाँ पे सिंपली 5 रहेगा, पता है हमें। ओके, ये कैलकुलेट करने के लिए हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एनसीआर? एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये 5c4, ये देखिए इस प्रकार से, ये दोनों भी सिंबल सेम रहते हैं। एनसीआर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर 5c4 के लिए वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आपको 5c4 का वैल्यू मिलेगा 5। ओके, नाउ p रेज टू हमारे पास रहेगा 4 इंटू q रेज टू 5 माइनस 4 मतलब 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 का वैल्यू है 5p रेज टू 4 इंटू q। ओके, अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, ध्यान दीजिए। ओके, इसका मतलब इसमें ये जो पीएमएफ का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 5 और x का वैल्यू हमें 3 लेना है। नाउ इट विल बी 5c3, ठीक है ना, 5c3, फिर ये p रेज टू 3 बनेगा और q रेज टू 5 माइनस 3 मतलब ये 2 मिलेगा। अब ये 5c3 का वैल्यू देखिए, अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एनसीआर का फॉर्मूला, तो 5c3 रहेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये एनसीआर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू, देखिए हमारे पास क्या है, p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर। ओके, p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये 5 फैक्टोरियल अगर 3 फैक्टोरियल के साथ हम कैंसिल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, न्यूमरेटर में सिंपली 5 इंटू 4 रहेगा। ये 3 फैक्टोरियल हमने 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल किया। अब बचता है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 इंटू p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से हमें मिल रहा है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज 2, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 p क्यूब क्यू स्क्वायर। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 का वैल्यू 5p रेज टू 4 q है
और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू 10p क्यूब क्यू स्क्वायर है। नाउ अब हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ये हमने हमारे दिमाग से दिल से नहीं लिया है, ये प्रॉब्लम हमें दिया गया है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इज 5p रेज़ टू 4q, 5p रेज़ टू 4q। नाउ दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, इट इज 10, ध्यान दीजिए 10p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? अब देखिए यहां पे अगर सपोज हमने इस p को इधर ट्रांसफर किया, p क्यूब को 5 के इधर ट्रांसफर करते हैं तो p रेज़ टू 4 अपॉन हमारे पास रहेगा p क्यूब, नाउ इक्वल्स टू 10q स्क्वायर अपॉन हमारे पास रहेगा 5q। हमने क्या किया देखिए, 5q को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, फिर p क्यूब को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में, p रेज़ टू 4 अपॉन p क्यूब, इट इज सिंपली p। अब इस 5q को 10q की क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, q को क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो 2q मिलेगा ये, ठीक है। अब देखिए p इक्वल्स टू 2q है, लेकिन हमें पता है p प्लस q इक्वल्स टू रहता है 1। ओके, वी नो दैट p प्लस q इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब अगर p का वैल्यू हम 2q सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2q प्लस q इक्वल्स टू 1 मिलेगा। इसका मतलब 3q इक्वल्स टू 1 रहेगा, मतलब q इक्वल्स टू रहेगा 1/3। यह है q का वैल्यू। जस्ट हमने कंसिडर किया है p प्लस q इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब p इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस q। ओके, अगर p प्लस q 1 है तो p इक्वल्स टू 1 माइनस q, और जस्ट हमने q का वैल्यू फाइंड किया है 1/3, तो इट विल बी 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। इसका मतलब p का वैल्यू हमारे पास रहेगा 2/3, ठीक है। हमने q फाइंड किया और q को लेके हमने p फाइंड किया है, p का वैल्यू 2/3। देखिए 2/3 आंसर कहां पे, ऑप्शन डी में आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें ऑप्शन डी मिला है, और ये ऑप्शन डी के साथ आंसर है 2/3। देखिए आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, ध्यान दीजिए, ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में देखिए आपके आंसर पेपर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ये पूरा क्वेश्चन भी आपको रिपीट वहां पे नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, फिर वहां पे ऑप्शन डी और ऑप्शन डी के साथ आंसर जो है वो आंसर लिखना है। लेकिन ये दोनों बातें लिखने बहुत जरूरी है, मतलब ये तीनों भी बातें, क्वेश्चन नंबर, फिर ऑप्शन और ऑप्शन के साथ आंसर। अगर आपने ऑप्शन लिखा आंसर नहीं लिखा तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने आंसर लिखा ऑप्शन नहीं लिखा तो भी आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए तो आंसर ऑप्शन भी लिखना है, ऑप्शन के साथ का जो आंसर है ये आंसर भी आपको आंसर पेपर में लिखना है। तो इस प्रकार से यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 दिया था, और हमें यहां पे स्मॉल p का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। हमने पहले pmf कंसीडर किया, q का वैल्यू फाइंड किया, फिर वहां पे p का वैल्यू फाइंड किया। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 4 इज इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल्स टू 4 इफ twice probability of x equals to 3 equals to 3 into probability of x equals to 2, then p equals to, यहां पे हमें फाइंड करना है। देखिए यहां हमें n का वैल्यू दिया गया है, n इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पे pmf कंसीडर करते हैं रैंडम वेरिएबल कैपिटल x के लिए। द pmf ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज, pmf का जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, इट इज ncx, then p raised to x, q raised to n minus x, where x start from 0 1 2 up to n। ओके, अब यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू पहले कंसीडर करना है 3। देखिए n का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 3 लेना है, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 4 लेना है, x का वैल्यू 3 लेना है। नाउ इट विल बी 4c3, फिर p रेज टू x मतलब 3 मिलेगा, q रेज टू n माइनस x मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3, इट विल बी 1। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, 4c3 p क्यूब इंटू क्यू। 4c3 का वैल्यू हमें पता है 4c3, इट इज नथिंग बट सिंपली 4, तो ये रहेगा 4p क्यूब क्यू। ओके, अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू हमें लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, ये इसे 2 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 हम फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे n का वैल्यू हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है, x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर से p रेज टू x मतलब p स्क्वायर, और q रेज टू 4 माइनस 2 मतलब ये
2 मिलेगा। ठीक है, अब ये 4c2 देखिए एनसीआर का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो 4c2 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मिलेगा। अब इस 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करते हैं तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में 4 इंटू 3 अपॉन 2 रहेगा इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज नथिंग बट 4 इंटू 3 12 12 अपॉन 2 6, ये रहेगा 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज 4 पी क्यूब क्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हमें क्या दिया है देखिए ट्वाइस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, इट इज गिवन, ये हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, नाउ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज 4 पी क्यूब, देखिए 2 इंटू 4 इंटू पी क्यूब इंटू क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू हमारे पास है। नाउ 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू है 6 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास है। अब देखिए ये 2 इंटू 4 इट विल बी 8, 3 इंटू 6 इट इज 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर लेते हैं, ध्यान दीजिए पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर और 3 इंटू 6 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ये 2 इंटू 4 इंटू क्यू को ले जाते हैं 2 इंटू 4 इंटू क्यू। ठीक है, ये पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर इट विल बी सिंपली पी। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, इस 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा। ओके, 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। नाउ 3 इंटू 3 इट इज 9। ओके, 9 क्यू अपॉन 4 मिलेगा हमारे पास, 9 क्यू अपॉन 4, ये p का वैल्यू है, p इज 9 क्यू बाय 4। ठीक है, अब देखिए p प्लस क्यू, ध्यान दीजिए p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 रहता है, ये तो हमें पता है। p का वैल्यू है 9 क्यू अपॉन 4 प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है ना, 9 क्यू अपॉन 4 प्लस क्यू इक्वल टू 1। इस 4 से q को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 9 क्यू प्लस 4 क्यू अपॉन हमारे पास 4 रहेगा इक्वल टू 1। 9 क्यू प्लस 4 क्यू इट इज 13 क्यू, 13 क्यू इक्वल टू मिलेगा 4। इसका मतलब q इक्वल्स टू रहेगा 4 अपॉन 13। ओके, ध्यान दीजिए q का वैल्यू 4 अपॉन 13। अगर q का वैल्यू 4 अपॉन 13 है तो p इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू रहता है, बिकॉज p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, इसका मतलब 1 माइनस 4 अपॉन 13। अब इस 13 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मिलेगा, 13 माइनस 4 9, इसका मतलब p इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 9 अपॉन 13, इट इज द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू 9 अपॉन 13 और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें ऑप्शन सी लिखना है और ऑप्शन सी में आंसर दिया है 9 अपॉन 13। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको आंसर पेपर में सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और देखिए आपको आंसर पेपर में आंसर लिखते समय मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर देना है, फिर ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ आंसर लिखना है। अगर सिर्फ आपने ऑप्शन लिखा तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर सिर्फ आपने यहाँ पे आंसर लिखा तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर लिखना है मतलब ऑप्शन और ऑप्शन के साथ जो आंसर दिया, ये दोनों भी बातें विद क्वेश्चन नंबर आपने आंसर पेपर में लिखना जरूरी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इफ रैंडम वेरिएबल x follows binomial distribution with parameter 4, p and probability of x equals to 0 is 16 upon 81, then we have to find here probability of x equals to 4। तो यहाँ पे हमें probability of x equals to 4 फाइंड करना है। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर जो है np रहते हैं, यहाँ पे 4, p दिया है, इसका मतलब n का वैल्यू 4 है। ठीक है ना, वैसे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x follows with पैरामीटर हम n, p कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हमें 4, p दिया है, इसका मतलब n का वैल्यू हमारे पास है 4। साथ में अगर आप पहले देखिए पीएमएफ लिखते हैं, नाउ द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज, पीएमएफ का जनरल फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, नाउ इट इज NCX, ओके, देन p रेज टू x और q रेज टू n माइनस x, वेयर x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 अप टू n। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सपोज हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 कंसिडर करते हैं तो इट विल बी x का वैल्यू 0 लेना है, देखिए स्मॉल x का वैल्यू 0
और n का वैल्यू हमारे पास 4 है तो ये बनेगा 4c 0। फिर p रेज टू 0 बनेगा, x का वैल्यू हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है, p रेज टू 0 और q रेज टू लेना है 4 माइनस 0 मतलब सिंपली 4 हो जाएगा, है ना। n माइनस x है, x का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 4 है। 4c 0 हमें पता है, 4c 0 का वैल्यू कितना है 1 है। देखिए हमेशा याद रखिए nc 0 जो रहता है, nc 0 का वैल्यू 1, तो 4c 0 का वैल्यू 1 मिलेगा, इंटू p रेज टू 0 का वैल्यू 1 है और ये q रेज टू 4 बनेगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इट इज सिंपली q रेज टू 4। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, ध्यान दीजिए, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमें कितना प्रोवाइड किया गया है, 16/81। तो इसका मतलब q रेज टू 4 का वैल्यू है 16/81। ओके, इस 16/81 को आप 2/3 ब्रैकेट रेज टू 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 रेज टू 4 इज 16, 3 रेज टू 4 इज 81। इसका मतलब q का वैल्यू रहेगा 2/3 बिकॉज q ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। q का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रहता है तो q का वैल्यू यहाँ पे 2/3, माइनस 2/3 हम नहीं ले सकते हैं। नाउ p इक्वल्स टू 1 माइनस q, इसका मतलब 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा, 3 माइनस 2 1, तो p का वैल्यू अब हमारे पास 1/3 है। हमारे पास n है, p है, q है। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। देखिए PMF जो जनरल फॉर्मूला है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 हम सब्स्टिट्यूट कर ये फॉर्मूला का यूज करके हम इसे फाइंड करते हैं। व्हाट इज n का वैल्यू हमारे पास 4 है, ओके, x का वैल्यू भी हमें 4 ही लेना है तो ये बनेगा 4c4। फिर p जस्ट हमने फाइंड किया है 1/3, 1/3। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला किस प्रकार से हम तैयार कर रहे हैं, p रेज टू x का वैल्यू 4 है तो 1/3 रेज टू 4 बनेगा। फिर q का वैल्यू 2/3 है, ओके, q का वैल्यू 2/3 और q के पावर में हम क्या लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस n और x का, n माइनस x, मतलब ये 4 का डिफरेंस, 4 माइनस 4 इज 0, तो ये रहेगा 4c4 1/3 रेज टू 4 2/3 रेज टू 0। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, देखिए NCN हमें पता है, NCN का वैल्यू भी 1 रहता है, NC0 और NCN दोनों का वैल्यू 1, तो 4c4 का वैल्यू 1 बनेगा। फिर ये 1/3 रेज टू 4 मतलब 1/3 रेज टू 4 बनेगा, 2/3 रेज टू 0 मतलब ये सिंपली कितना रहेगा, 1 रहेगा। 1/3 रेज टू 4 मतलब 1/81। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इज नथिंग बट 1/81, क्योंकि 3 रेज टू 4 का वैल्यू 81 है, 1 इंटू 1/81 इंटू 1 मतलब 1/81। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा और ऑप्शन बी में हमारे पास है 1/81। आपको ये पूरा आंसर इतना लिखना है। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एग्जाम में आपको वहां पे सिर्फ आंसर लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आंसर लिखते समय ध्यान रहे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देना है, फिर ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो आंसर भी हमें लिखना है। सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं चलेगा, सिर्फ आंसर लिख के नहीं चलेगा, आंसर और ऑप्शन और आंसर दोनों भी बातें वहां पे नोट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4, ठीक है। शूटर की टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 3/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार, एक से ज्यादा चलेगा, ओके। एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार, कम से कम एक बार इसका मतलब ये क्या, एक से ज्यादा बार चलेगा। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी minimum number of times must he fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99। उसने एक बार, कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी 0.99 से बड़ा रहना चाहिए। 0.99 इसका मतलब 99% रहेगा, 0.99 मतलब, ठीक है। नाउ लुक हियर, देखिए अब अगर यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करना है तो हम इसे किस प्रकार से कंसीडर करते हैं। हमारे पास p का वैल्यू है 3/4, ठीक है ना। p का वैल्यू कितना है, देखिए 3/4। अगर p का वैल्यू 3/4 है, क्योंकि हीटिंग का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये 3/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसे हम q कहते हैं, q कंसीडर करेंगे 1 - p मतलब 1 - 3/4, 1 - 3/4 मतलब q का वैल्यू रहेगा 1/4, ओके। अब यहाँ पे हम लिखते हैं PMF। नाउ द PMF
ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज, इसका पीएमएफ का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू एन सी एक्स, फिर यहाँ पे p रेज टू x, फिर q रेज टू n माइनस एक्स, वेयर x स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 अप टू n। ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास पीएमएफ का, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, अब देखिए, so that probability of hitting the target at least once is more than 0.99, at least once मतलब कम से कम एक, इसका मतलब एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक रैंडम वेरिएबल जो x रहेगा इसका वैल्यू कम से कम एक रहना चाहिए, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक, कम से कम एक, इसका मतलब ये वैल्यू हमें एक से ज्यादा भी मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब है एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, यहां तक जो है, यहां से द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, ओके, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस, ये यहां तक का जो पार्ट है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इज मोर देन 0.99, इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन 0.99, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा, समझ रहे ना आप, इज ग्रेटर देन 0.99, इसका मतलब 99%, 99%, इसका मतलब इसे हम कंसीडर कर सकते हैं 99/100, इस प्रकार से इसे हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, 0.99%, इस प्रकार से इसे हम कंसीडर करेंगे, मतलब 99%। इस नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 को हम ले सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, नाउ इट इज ग्रेटर देन 0.99 को हम ले सकते हैं 99/100, चलेगा, 99%, इसका मतलब इसे हम ले सकते हैं 99/100, या फिर 0.99 को ले सकते हैं 99/100। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, इस प्रकार से इसका कॉम्प्लीमेंट हम ले सकते हैं। अब ये x लेस देन 1, इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, इसका मतलब 1 से छोटे x का वैल्यू, 1 से छोटा x का वैल्यू कौन सा है, 0 है, तो यहां हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड दिस वैल्यू इज मोर देन 99/100, एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99, 0.99, इसका मतलब 99/100, हम इस प्रकार से इसे कंसीडर कर सकते हैं। नाउ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, देखिए इसे यूज करेंगे पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमें क्या मिलेगा, NC0, ध्यान दीजिए NC0, ओके, फिर p हमारे पास कितना है, p इज 3/4, तो ये रहेगा 3/4 रेज टू कितना बनेगा x, एंड व्हाट इज x, इट इज 0, फिर q का वैल्यू 1/4 है, q का वैल्यू 1/4 है, n माइनस 0 मतलब ये सिंपली n बनेगा, ठीक है ना, n माइनस x मतलब n माइनस 0, इट विल बी n। नाउ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 99/100, ध्यान दीजिए। अब देखिए NC0 का वैल्यू तो 1 मिलेगा, देखिए 1 माइनस 1 इंटू 3/4 रेज टू 0 का वैल्यू भी 1 मिलेगा, इंटू इट विल बी 1 रेज टू n अपॉन 4 रेज टू n, ऐसा बनेगा 1/4 ब्रैकेट रेज टू n। नाउ इट इज ग्रेटर देन 99/100, ओके, तो देखिए ये मिलेगा हमें 1 माइनस 1/4 रेज टू n ग्रेटर देन 99/100, ठीक है। चाहे तो अब इस 99/100 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये 1 माइनस 99/100 ग्रेटर देन 1/4 रेज टू n मिलेगा हमें, ओके। अब इस 100 से 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 माइनस 99/100, नाउ इट इज ग्रेटर देन 1/4 रेज टू n बनेगा, 100 माइनस 99 मतलब 1/100, इट इज ग्रेटर देन 1/4 रेज टू n। ध्यान दीजिए यहां पे ये जो ग्रेटर देन है, ओके, अब दोनों साइड का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट लेस देन और इक्वल टू बनेगा, तो ये रहेगा 100, 1/100 का रेसिप्रोकल 100, फिर ग्रेटर देन का रेसिप्रोकल रहेगा लेस देन और इक्वल टू, और ये रहेगा 4 रेज टू n, इसका मतलब हमें 4 रेज टू n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100 मिल रहा है, ओके। अब देखिए n का अगर वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 4 मिलेगा, ठीक है ना। n के पॉसिबिलिटी देखिए हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, ओके, n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 4 रेज टू 1 मतलब 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 नहीं बनेगा, 4 ये वैल्यू ना तो इक्वल टू 100 है ना ग्रेटर देन 100 है, ओके। अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16,
16 ये वैल्यू ना तो 100 है ना 100 से बड़ा है, क्योंकि यहां का जो वैल्यू है, यहां का वैल्यू या तो 100 या फिर इक्वल टू, या तो 100 या फिर ग्रेटर देन 100 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं मिल रहा है। और आपको ये समझ में आ रहा है ना, हमने इसे इस प्रकार से क्यों कंसीडर किया है, बिकॉज यहां पे दिया था एटलीस्ट वन सी इज मोर देन 0.99, इस प्रकार से इसको कंसीडर करके हम यहां तक पहुंचे हैं। ओके, इसका मतलब हमें यहां पे n ऐसा चाहिए जो यहां सब्स्टिट्यूट किए बाद या तो 100 या फिर 100 से बड़ा चाहिए। सपोज हम n का वैल्यू अगर 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4⁻3, n का वैल्यू अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4⁻3 इट विल बी 4 क्यूब मतलब 64 ये वैल्यू ग्रेटर देन 100, इक्वल टू 100 नहीं है, ग्रेटर देन 100 नहीं है। अगर n का वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4⁻4 इफ n इक्वल्स टू 4 तो ये मिलेगा हमें 256, 4⁻4 मिलेगा। 4⁻4 मतलब कितना बनेगा 256, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 100 मिलेगा। मतलब यहां पे n इक्वल्स टू 4 पॉसिबल है। समझ रहे ना आप, यहां पे हम n का वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं, 4 कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना था, ध्यान दीजिए, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। तो ये 0.99 से बड़ा तब पॉसिबल होगा जब यहां पे n इक्वल्स टू 4 होगा। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर, तो उसने कम से कम कितने बार फायर करना चाहिए, कम से कम 4 बार फायर करना चाहिए। 4 या 4 से ज्यादा चलेगा, कम से कम उसने 4 टाइम्स फायर करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें ऑप्शन सी लिखना है, और ऑप्शन सी के साथ आंसर है 4। देखिए, आपको सिर्फ आंसर पेपर में इतना ही आंसर लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन n इक्वल्स टू 4 यहाँ पे आंसर कैसे आता है मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखिए, इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप चाहे तो देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, जिस प्रकार से, जिस तरह से, जिस सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इतने सिंपल वे में आपको कहीं पे भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ये मेरा आपके लिए चैलेंज रहेगा, चाहे तो आप देख लीजिए, चाहे तो आप इसे टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट एमसीक्यू देखिए, यहां पे हमें मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। मतलब मीन यहाँ पे 18 है और वेरिएंस यहाँ पे 12 है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, मीन हमें पता है, मीन इज e ऑफ x हम कंसीडर करते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास है 18। ओके, साथ में वेरिएंस ऑफ x भी हमें प्रोवाइड किया गया है, यह है 12। लेकिन हमें पता है मीन जो रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला रहता है np, और वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला रहता है npq। इसका मतलब np इक्वल्स टू 18 है और npq इक्वल्स टू कितना है 12 है। सपोज अगर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन वेरिएंस ऑफ x या फिर वेरिएंस ऑफ x अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसा अगर कंसीडर किया, ध्यान दीजिए, वेरिएंस ऑफ x अपॉन अगर हम लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x देखिए हमारे पास कितना है 12 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास कितना है 18 है। ओके, एक्सपेक्टेड का वैल्यू यहाँ पे 18 है और वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो 12 अपॉन 18 हमने कंसीडर किया। अब वेरिएंस ऑफ x कितना है npq। ओके, एक्सपेक्टेड ऑफ x ये जो है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब वेरिएंस ऑफ x npq है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज np, और ये हमारे पास है 12 अपॉन 18। ठीक है, ये np इस np के साथ कैंसल होगा। इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, q इक्वल्स टू रहेगा 2/3। ठीक है ना, 6 2 12, 6 3 18, तो q इक्वल्स टू है 2/3। अगर q इक्वल्स टू 2/3 है तो p इक्वल्स टू मिलेगा 1 माइनस q। इसका मतलब p इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। q का वैल्यू 2/3 है, देयरफॉर p इक्वल्स टू 3 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बनेगा, 3 माइनस 2 1, इट विल बी 1/3। तो देखिए, p का वैल्यू अब हमारे पास 1/3 है, q का वैल्यू हमें मिला है 2/3, बट वी आर इंटरेस्टेड इन n। अब देखिए, e ऑफ x फिर से हम कंसीडर करते हैं, e ऑफ x हमें प्रोवाइड किया गया है 18, e ऑफ x कितना है 18 है। ठीक है, लेकिन e ऑफ x कितना है np रहता है, तो इसका मतलब np इक्वल्स टू 18 है। जस्ट हमने p का वैल्यू फाइंड किया है 1/3, ये हमारे पास है 18। ओके, n इंटू 1/3 इक्वल्स टू 18,
मतलब n इक्वल्स टू 3 इंटू 18, मतलब n इक्वल्स टू रहेगा 54। 18 3 जा कितना रहेगा 54, और ये हमें फाइंड करना था, n का वैल्यू फाइंड करना था, n का वैल्यू यहाँ पे 54 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में आंसर हमारे पास है 54। तो इस प्रकार से आपको आंसर पेपर में सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना है। देखिए इन प्रकार के क्वेश्चंस अभी के पेपर फॉर्मेट में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे टोटल 8 एमसीक्यू दिए जाते हैं, उसमें से 4 एमसीक्यू पार्ट 1 के लिए और 4 एमसीक्यू पार्ट 2 के लिए पूछे जाते हैं। ईच एमसीक्यू इज फॉर 2 मार्क्स। इसका मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आपको 16 मार्क्स के लिए कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाता है, और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं। आपको 8 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे पूरे आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, क्योंकि सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों भी क्वेश्चन से कंपलसरी क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे हम एमएसटी सीईटी और एचएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम और एमएसटी सीईटी दोनों एग्जाम का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरे साल भर मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। हम एमएसटी सीईटी और स्टेट बोर्ड दोनों का मैथ्स का प्रिपरेशन ग्रेजुअली बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है pnsir क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है pnsir, इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलेंगे। मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहां पे भी मिलेंगे। और देखिए, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करता है। ये दोनों भी टेस्ट आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम और एमएसटी सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मुझे इंस्टा पे भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियो को देखे बाद आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।